गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। हम होप करते हैं कि आप सभी लोग घर पे अच्छे होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए, ताकि ये कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है इसके प्रकोप से बचें और अपने घर पे तैयारी करें। तो आज हम क्लास 8 जो है साइंस लेकर आए हैं और चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ, न्यू सेशन का जो सिलेबस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन स्टडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और सारे हमारे टीचर्स जो हैं अपने वो सब अपना काम कर रहे हैं और सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोगों का भविष्य जो है वो खराब ना हो और आप लोगों की स्टडी जो है पूरी तरीके से सही चलती रहे। तो आप स्टार्ट करते हैं। ये साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फसल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है, जो हमारा मुख्य स्रोत है एनर्जी का, वो फूड है। क्या है? फूड। तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सबको सारे पोषण तत्व ये हमको देता है क्या, फूड। तो ह्यूमन बींग्स को वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें भोजन जो है प्लांट से और एनिमल्स से प्राप्त होता है। और ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग और एनी अदर यूजेस कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है क्या, ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करवाना, रियरिंग करना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो ऊन होती है उसको काटना, रियरिंग करना, फॉर फूड और खाने के लिए, और क्लॉथिंग और क्लॉथ बनाने के लिए, और एनी अदर यूज और किसी यूज के लिए। ये क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आइए, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। जब एक तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में प्लांट किए जाते हैं, तो we get different kinds of food products such as cereals, fruits and vegetables from the crops। तो उस फसल से हमको कई सारे तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे सीरियल्स, अनाज, ठीक, वेजिटेबल्स, फूड और अलग अलग फॉर्म में, जैसे क्या है, फ्रूट, वेजिटेबल फ्रॉम क्रॉप। वी आल्सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम आल्सो वी गेट पल्सेस। हमें दालें भी मिलती हैं, जैसे ग्राम, पी दाल, मटर की दाल और चना, ये सब। ऑयल सीड्स गेट पल्सेस, ऑयल सीड, मस्टर्ड, और ऑयल सीड भी मिलते हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, टी, कॉफ़ी, ईटीसी फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट से हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो cereals are nutritious seeds of crops that are mainly rich in starch and fiber। और हमको cereals plants फाइबर्स, जो फाइबर और स्टार्च में रिच होते हैं, वो भी मिलते हैं। तो some of them are also good source of proteins। इनमें से बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन्स और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, जिनसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन पाई जाती है। वो तो some of them are good source of protein and vitamins such as wheat, rice, maize, बाजरा, ज्वार, ग्राम। इनमें से कुछ हैं, क्या क्या हैं, वीट, राइस, माइज और बाजरा, ज्वार, ग्राम, ईटीसी। तो फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिंग विच फाइट अगेंस्ट डिजीज। और जो हम खाना खाते हैं या फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं वो हमें जितनी भी डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके बाद फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिंग, हमारी बॉडी को जो फूड है वो फ्रूट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। फूड जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या दाल या सलाद, कुछ भी, तो ये सब हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं और हमको बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसके आगे
बेयरिंग रैपेंट ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। और कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो रैप में होते हैं, जैसे ऊपर से छिलका वगैरह होता है तो छील के खाते हैं, वो अलग से होते हैं। पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सब वैसे हैं रैप वाले। We eat different parts of plants as vegetables such as root of onion। हम जैसे कोई भी प्लांट ले लें तो उसका पार्ट्स जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में खाते हैं। जैसे वेजिटेबल सच एज रूट, ओनियन जो है, ओनियन का प्लांट ले लें तो उसकी हम रूट खाते हैं, लीव्स नहीं खाते। और कैरेट ले लें, कैरेट की हम लीव्स खाते हैं, रूट नहीं खाते। स्टेम ऑफ पोटैटो, और पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं। शुगर कैन की भी स्टेम खाते हैं। लीफ ऑफ स्पिनच, स्पिनच की हम लीफ खाते हैं। और लिक्यूस एंड फ्लावर पार्ट ऑफ कलीफ्लावर, और कलीफ्लावर का हम फ्लावर खाते हैं। जो फूल गोभी होती है, ब्रोकली भी एक फूल गोभी की ही प्रजाति है जिसको हम खाते हैं, वो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बढ़ाती है। अब क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन इंडिया। अब देखिए हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट कंडीशन और वेदर है वो पूरी ऑल आउट इंडिया में अगर देखा जाए तो अलग अलग है। कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं गर्म मौसम है, कहीं एक ही जैसा रहता है मौसम, तो उसके हिसाब से फसल भी वैसी होती है। तो देयर आर वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो हमारी पूरी कंट्री में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाया जाता है, फसल को। द टू मेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, और हमारे इंडिया में दो तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर रबी क्रॉप्स, दूसरा खरीफ क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप्स को जान लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या है, ये क्या है, ये जनरली रेनी सीजन, ये स्टार्ट होती है रेनी सीजन में, स्टार्ट इन रेनी सीजन में ये स्टार्ट होती है, ठीक। और जून से, फ्रॉम जून के महीने से, और कंटिन्यूस सितंबर, और जून टू सितंबर तक ये चलती है, सितंबर, ठीक है। तो सच क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन, और ये मानसून रेन पर डिपेंड होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, वो नोट कर लीजिए आप लोग। राइस, माइस, मक्का, सोयाबीन, ईडी, और भी कई सारे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद आ जाइए रबी क्रॉप, दूसरा जो है उस पर आप आ जाइएगा। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, ये आपकी जो फसल है विंटर सीजन में उगाई जाती है। इन द मंथ ऑफ नवंबर में इसको बोया जाता है, सीड को सो किया जाता है नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नवंबर में इसको सीड को बोया जाता है, नवंबर टू अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद सच क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन, और ये जो क्रॉप है खरीफ क्रॉप, ये मानसून रेन पर डिपेंड नहीं करती है, इसका मानसून रेन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि वीट, गेहूं जो है, बार्ले, बाजरा, और पीस, मटर जो होती हैं, और ग्राम, दालें, चना, और मस्टर्ड, ये सब क्या है, रबी क्रॉप की फसलें हैं। वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब रबी क्रॉप्स की फसलें हैं। इसके बाद आ जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन।
क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, फसल की जो पैदावार होती है इसके बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप रिवाइज करते रहिएगा। इसके बाद आ जाइएगा, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इसमें क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, एक समय में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं एक फसल को बोने के लिए, वो सब क्रॉप प्रोडक्शन में आ जाएंगी। जैसे दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और इन्हीं एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक। दीज एक्टिविटीज आर गिवन बिलो, और इनमें से कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। जैसे पहला देख लीजिए, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन मतलब मिट्टी जो है, खेत की फील्ड है जो, उसको अच्छे से उसकी जुताई करवाएं, खाद आद वगैरह उसमें फर्टिलाइजर लगवाएं, ताकि फसल जो है वो खराब ना हो और जो सीड है प्रॉपर जर्मिनेशन हो उसकी। इसकी वजह से हम सॉइल को पहले प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट नंबर इसका क्या है, सॉइल प्रिपरेशन। प्लगिंग मतलब खोदना, सॉइल को खोदते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, सोइंग ऑफ सीड। सीड को जब बोया जाता है उसी को बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सीड जो है उसको सोइंग करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं फील्ड में। उसके बाद क्या है, थर्ड वाली सोइंग ऑफ सीड। और थर्ड नंबर पे क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए, जब फसल जो हमारी है कुछ दिनों बाद हम जब फसल उगाती है फील्ड में, तो कुछ दिनों बाद हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ताकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स या चाहिए हैं वो सब उसको प्रॉपर मात्रा में मिल सकें। तो उसमें थर्ड नंबर पर क्या होता है, उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर आप जानते ही हैं। मैन्योर जो हमारे काऊ डंग वगैरह इनसे बनता है, और ये जो फर्टिलाइजर है ये केमिकल फर्टिलाइजर है, मतलब केमिकल से बनाई जाती है फैक्ट्रियों में। ये मैन्योर है, ये काऊ डंग्स वगैरह से अपने घर में ही ये गांव में बनते हैं। उसके बाद इसको फील्ड में जाकर डाल दिया जाता है। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए 4 नंबर पर। तो इसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन क्या, वाटरिंग द क्रॉप्स। फसल में अच्छा कुछ दिनों बाद जब फसल हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसमें पानी की जरूरत पड़ती है ताकि फसल खराब ना हो, सूखे ना। तो उसमें क्या करते हैं, पानी लगाते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन मतलब उसकी फसल की सिंचाई करना है, इरिगेशन, ठीक। इरिगेशन मतलब वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, वाटरिंग ऑफ क्रॉप, ठीक। तो इसके बाद 5th पॉइंट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स जो लग जाते हैं, जो हमारी एक्चुअली में जो फसल हमने बोई है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कई सारे बीड्स लग जाते हैं। दूसरी तरीके की घास उगाती हैं तो उनमें, और दूसरे तरीके के चूहे हुए और लग जाते हैं तो उनमें वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है, ताकि हमारी जो ओरिजिनल फसल है जिसको अक्सर मैंने बोया है वो डैमेज ना हो, खराब ना हो किसी भी प्रकार से। तो उसमें क्या किया जाता है, वीडिंग को ऐड किया जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम, बचाव करने के लिए वीड को ऐड किया जाता है। तो ये 5th हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, ठीक है। इसके बाद आइएगा 6th नंबर पर। 6th नंबर क्या है, हार्वेस्टिंग। वो फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अब इतना सब कुछ करने के बाद अब उसकी कटाई चालू होगी। तो इसके बाद आ जाइए हार्वेस्टिंग पर, हार्वेस्टिंग, ठीक। कटाई के बाद अब आइए 7th नंबर पर। कटाई के बाद हम अपनी फसल को खेत में ही नहीं छोड़ते हैं, उसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज। तो 7th नंबर पर आ जाइए, स्टोरेज।
स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, क्रॉप प्रोडक्शन के हैं, और इनको अच्छे से रिवाइज करिए, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप हमें कमेंट में बताइए। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी को कैसे तैयार करें फसल बोने के लिए। तो आइए इसको हम रब करने जा रहे हैं, और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक, इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। किसी भी पेड़ पौधों को उगाने के लिए हमें जो वहाँ की मिट्टी है उसकी क्वालिटी को जानना बहुत ही आवश्यक है, या उस वहाँ की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, क्या ये प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो सॉइल को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक है। तो आ जाइए उस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो क्या है, जब तक सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, उसमें सारे तरीके के मिनरल्स, वाटर और वो सब कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो प्लांट्स लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लैक ऑफ मिनरल्स और लैक ऑफ वाटर के कारण प्लांट्स जो है वहाँ का डैमेज हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से सॉइल का प्रिपेयर करना अति आवश्यक है। इसकी वजह से सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं इसी वजह से। तो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फसल की बुआई या कल्टीवेशन करने के लिए हमें टर्निंग और लूजनिंग सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी को खोदने की, उसको फुफला करने की, ताकि उसमें हवा जाए, पानी जाए। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। प्लगिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय प्लग्स, और ये प्लगिंग जो होती है सॉइल की वो प्लग से की जाती है। और प्लग आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, और प्लग जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, लकड़ी से और आयरन से, लोहे से। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये आयरन प्लग है, और नीचे वाला वुडन प्लग, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं हल जो ट्रैक्टर से वगैरह पीछे लगाकर उस खेत में जुताई होती है उससे। तो क्या है, वेयर फॉर लॉन्गर लैंड ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्लगिंग द फील्ड। पहले क्या होता था कि बैलों से खेती की जाती है, अभी क्या नया मॉडर्न चेंज हो चुका है सब कुछ, तो ट्रैक्टर्स यूज होने लगे हैं। ट्रैक्टर से हल चला के और उस फसल और उस जमीन को प्लगिंग अच्छे से की जाती है। और जो अभी भी कई जगह पर ऐसा है जहाँ पर छोटी फील्ड है, छोटी ज़मीन है, कम है ज़मीन, वहाँ पर हाथों से ही कर देते हैं। लेकिन जो बड़ी फील्ड, लंबी फील्ड है, ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स का प्रयोग करते हैं। तो इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर आपकी खेत की मिट्टी जो है सूख चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुकी है, तो उसको वाटर करना, उसमें पानी लगाना अति आवश्यक होता है। तो द प्लगिंग फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ आयरन कॉल्ड क्रुम्स। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही जुताई कर देंगे उस फील्ड की, तो उसमें क्या होगा कि बड़े बड़े ढीले बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रम्स। तो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक। तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि एक प्लैंक की मदद से हम उन ढीलों को तोड़ दें, ताकि जो फसल है उसमें जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देन आफ्टर लेवलिंग ऑफ फील्ड इज नेसेसरी फॉर सोइंग सीड्स। और जो जमीन है उसकी लेवलिंग भी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अगर हमने पानी लगाना है एक तरफ से, तो अगर कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा, तो अच्छे तरीके से पानी फसल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फील्ड की लेवलिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सीड्स एंड वाटरिंग, तो दिस डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेवलर। और लेवलर्स आते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, उनके माध्यम से हम उसको लेवल करते हैं। तो अब हमारा है नेक्स्ट
नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोना, सोइंग ऑफ सीड। इसमें अभी देखेंगे कि सीड को किस तरीके से बोया जाए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज इम्पोर्टेंट टास्क इन कल्टीवेशन। देखिए सीड्स भी, बीज भी कई तरीकों के आते हैं अच्छे, और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो सीड है वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अगर आपको जर्मिनेशन 90% से ऊपर चाहिए है तो आपके जो सीड हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा। तो therefore sowing is also important part of it। तो ये भी जो sowing of seed का एक इम्पोर्टेंट होता है कि किस क्वालिटी का सीड है वो आपने बोया है। तो दूसरे नंबर पर है there is one good method of separation good seed from infected seed, sow seed in a bucket। तो इसमें अब देखिए आपको एक प्रोसेस भी दी गई है कि आप जानेंगे कैसे कि ये अच्छा बीज है कि नहीं है, सीड अच्छा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि टू सेपरेट गुड सीड, अच्छे सीड को एक तरफ सेपरेट करने के लिए क्या करना है, इन्फेक्टेड सीड को अलग करके और गुड जो अच्छी क्वालिटी वाले सीड हैं उनको अलग करने के लिए सोक सीड इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसमें क्या करिए जो सीड हैं उनको डुबो उसमें डाल दीजिए, सोक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, कंटेनिंग वाटर स्टिल आफ्टर सम टाइम इन्फेक्टेड सीड फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। क्या होगा, कुछ देर बाद जो इन्फेक्टेड या जो खराब वाले सीड हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, उनको आप सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद जो आपके जो नीचे बचेंगे वो क्या होंगे आपके, वो आपके बिल्कुल गुड क्वालिटी वाले सीड बचेंगे। तो नाउ सेपरेट इन्फेक्टेड सीड एंड कलेक्ट गुड सीड। इसके बाद आपके हाथ में है दोनों चीज़ें, गुड क्वालिटी वाले सीड को आप सेपरेट कर लीजिए और जो इन्फेक्टेड है उनको अलग कर दीजिए। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड, और यहाँ पर दो मेथड आपको बताए गए हैं सीड को शो करने के लिए। पहला क्या है, ट्रेडिशनल मेथड एंड सीड ड्रिलिंग। ट्रेडिशनल मेथड और सीड ड्रिलिंग, तो एक ड्रिल होता है जिसके हिसाब से लाइन से सीड को बोया जाता है। एंड द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। और जो उस सीड को बोने के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड के सीड को बोने के लिए फनल का यूज किया जाता है। तो पास डाउन थ्रो 2 or 3 पॉइंट्स पाइप हैविंग शार्प एंड्स, और उनके नीचे जो शार्प कोने उसके होते हैं जो कि मिट्टी में वो चलते हैं, और उसी हिसाब से 3 पाइप उसमें लगे होते हैं जो कि उनमें सीड जाता है और नीचे तक मिट्टी तक पहुंच जाता है, जहां पर जितनी भी गहराई उसको चाहिए वहां पर वो पहुंच जाता है। तो और ये आपको देखिए, ये आपको एग्जाम्पल में और ये फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि जो सीड हैं इन्फेक्टेड सीड ऊपर आ गए, गुड क्वालिटी वाले नीचे बचे हैं। ये पानी है, इन्फेक्टेड वाले अलग कर लीजिए, ये गुड वाले ये आप अपनी फील्ड में बो सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउअडेज अभी दिनों में क्या होने लगा, द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ क्या होती है, लगा दी जाती है और उससे सीड को बोते हैं। तो प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ क्या होता है, इससे जो उसकी दूरी होती है सीड को बोने की वो प्रॉपर मिल जाती है और सीड को अच्छी तरीके से बोया जाता है। तो एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ इट इंश्योर दैट गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करता है कि आपका जो सीड है वो अच्छी तरीके से और जिस गहराई को उसको चाहिए जिस पर वो वहां पर पहुंच जाता है सीड ड्रिल मशीन के तहत। तो सोइंग सीड बाय सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। और इसके फायदे क्या होते हैं, सीड ड्रिल से अगर हम सीड को बो रहे हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं कि ये हमारा टाइम बचाती है और लेबर का कोई भी खर्चा नहीं होता, ना लेबर लगाना पड़ता ना कुछ। तो सीड्स शुड बी सोन एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम ईच
फर्दर टू अलाउ टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। और सीड को एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर बोना चाहिए ताकि उनको सनलाइट है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो फ्रॉम ईच अदर सभी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वाटर मिल सके पर्याप्त मात्रा में। इसके बाद आइए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दूसरा पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो a fertile land is rich in nutrients that are required for plant growth। एक अगर उपजाऊ मिट्टी है जहाँ भी तो उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन when seeds are sown in a field they absorb nutrients। और जब फील्ड में सीड को बोया जाता है तो वो जितने भी उस फील्ड में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उसमें ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे। तो repetition of crops in same soil depletes the essential minerals and nutrients। और अगर हम बिना दूसरे मिनरल्स और फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज किए दूसरी अगर सॉइल को उसी में बो देते हैं फसल को या बीज को, तो उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी, वो जो दूसरी फसल आपकी है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर एक फसल के बाद ऐड करें। तो क्या है फर्टिलाइजर और केमिकल सब्सटेंस। पहले पढ़ लीजिए मैन्योर क्या होता है। टू रिप्लेनिश मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। देखिए पत्तियां इकट्ठे करके और काउ डंग वगैरह इकट्ठा करके कुछ दिनों तक हम उसमें एक जगह पर इकट्ठा रखते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी करके उसको फर्टाइल बना देते हैं हम, और उसको हम उसके बाद अपनी फील्ड में ऐड कर देते हैं, तो वो फील्ड जो हमारी है वो फर्टाइल हो जाती है। इसके बाद आइए फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। देखिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये बहुत ही रिच होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए। द मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर आर एनपीके। एनपीके जो है ये बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन भी होता है इसमें, पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। जो भी हमारी फसल को या मिट्टी को चाहिए होता है वो इसमें होता है, और इसको एक फसल के बाद दूसरी फसल में इसको ऐड किया जाता है। तो अब इसके बाद में हम आएंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर का ये डिफरेंस दिया गया है कुछ संक्षिप्त में, तो इसको आप लोग देख लीजिए यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर, और पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इसके नोट्स बनाइए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन पर चलते हैं, आइए बोर्ड पर। अब आइए क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। Crop rotation is another method of replenish and nutrients and minerals of the soil। ये क्या है? ये गुड मेथड, एक अच्छा मेथड है किसका? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का इन द सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को ऐड करने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम फील्ड। देखिए कुछ जगह पर कुछ किसान क्या करते हैं कि एक ही फील्ड में तरह तरह की फसलों को लगाते हैं, और दे ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन द सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। एक सीजन में वो लेग्यूम और फूडर क्रॉप चारे वाली फसलें करते हैं, और दूसरी सीजन में वो क्या करते हैं? वीट, नेक्स्ट सीजन में वीट करते हैं। तो दिस हेल्प रिप्लेनिश ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन।
ये सॉइल को रिप्लेनिशमेंट नाइट्रोजन में मदद करती है। इसके बाद आइए इरिगेशन। इरिगेशन मतलब फसल को अच्छी तरीके से टाइम पर पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। तो अभी आपको संक्षिप्त में बताया जा रहा है, क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा सब कुछ अभी। और कुछ मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, वो आप समझ लीजिए। जैसे क्या मेथड्स हैं? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर फसल को कुछ समय बाद पानी देना इरिगेशन कहलाता है। तो देयर आर सम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के। तो पहला है, ये देखिए पहले ज़माने में ये क्या होता था, ये इरिगेशन है, ट्यूबवेल से, मोटर से, रोहट से, ये सब हैं, डेकली से, ये सब है। तो ट्यूबवेल्स एंड ड्रिप इरिगेशन आर मॉडर्न। ट्यूबवेल्स और ड्रिप इरिगेशन है जो, वो मॉडर्न टाइम का है और कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स। अब क्या हुआ है, जगह जगह पर पंप्स लगा दी गई हैं जिनकी वजह से वाटर को पंप करके और फसल में लगाया जाता है। अब आइए ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज अ गुड मेथड ऑफ इरिगेशन। इन दिस सिस्टम वाटर इज नॉट वेस्टेड। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी का थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होता है और अच्छे से इसको फसल को इरिगेट हो जाता है। इन दिस सिस्टम वाटर इज नॉट वेस्टेड, इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और डायरेक्ट जो फसल है उसके रूट्स में जाता सीधा। एंड वेयर देयर इज वेरी लेस ऑफ वाटर अवेलेबल। और ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है, पानी पूरी मात्रा में नहीं मिलता जहाँ पर। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स। अब बीड्स क्या होते हैं और हम अपनी फसल को बीड्स से बचाएं कैसे? तो पहले बीड्स पढ़ लेते हैं। बीड्स the undesirable plants that are come in our field in the form of other plants। मतलब कि जैसे हमने कोई भी फसल बोई है उसके बीच में जो दूसरे तरीके के प्लांट्स उगाते हैं उनको ही हम बीड्स कहते हैं। और वो हमारी जो ओरिजिनल फसल है जिसको मैंने बोया है उसको वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो हम बीडीसाइड, कई सारे बीडीसाइड होते हैं, उनको बीड डालते हैं और उनको करते हैं। तो रिमूवल ऑफ बीड्स, और इसको द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बीडिंग। ठीक, जो बीड्स हमारी फसल में आ जाते हैं उनका रिमूव करना ही बीडिंग कहलाता है। और उसके बाद आ जाइए हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है उसके बाद हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर maturing is called harvesting। ठीक, तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल पूरी तरीके से काटने के लिए पक के तैयार हो जाती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स डन ईदर मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ सिकल और विद द हेल्प ऑफ मशीन। और ये हार्वेस्टिंग या फिर सिकल के द्वारा की जाएगी या फिर मशीन के द्वारा। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। जो कटी हुई क्रॉप है उससे हमें
जो सीड्स हैं उनको अलग करना है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और तो हम उस चाफ से जो लगा हुआ है कटा हुआ फसल, उस चाफ से हम सीड को, ग्रेन्स को, दानों को अलग करने के लिए, अनाज को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग करवाते हैं। थ्रेसिंग के द्वारा जो हमारा सीड वो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। थ्रेसिंग कैन बी डन मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। और थ्रेसिंग जो है वो थ्रेशर के द्वारा की जाती है। कई तरीके की थ्रेशरें आ चुकी हैं। तो अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म मशीन इज कॉल्ड कंबाइन। और एक कंबाइन मशीन होती है, ये यूज फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एट द सेम टाइम। कंबाइन मशीन क्या करती है, दोनों कामों को एक बार में ही कर देती है। क्या, हार्वेस्टिंग भी और थ्रेशिंग भी। और ये क्या करता है, कंबाइन मशीन। इसके बाद आप आइएगा चाफ। Chaff is the material consisting of seeds, covering and small pieces of stem leaves। मतलब जब हम फसल को काटते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको चाफ बोलते हैं, क्योंकि उसमें दाना भी अलग नहीं हुआ है। थ्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद चाफ से दाना अलग हो जाएगा, उसको बोलते हैं चाफ। अब आइए स्टोरेज पर। सेफ स्टोरेज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अब क्या है कि हम पेस्ट, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट से, बीज से, पेट से, इनसे अपनी फसल को बचाने के लिए हमें फसल का स्टोरेज करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसको स्टोरेज कैसे करें, तो मॉइस्चर इनकरेज माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंसेक्ट। देखिए, नमी वाली जगह पर अगर हम फसल को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से लग जाते हैं। तो हम अपनी फसल को सूखी जगह, नमी वाली जगह पर स्टोरेज ना करें, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लग सकें। तो द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोर मॉइस्चर एंड फ्लैशी हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। स्टोरेज ड्राइंग। और तो क्या करना है आपको कि अपनी फसल को स्टोरेज अच्छी जगह पर करना है, ताकि चूहे, पेस्ट वगैरह ना लगें। पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहना है और उसको स्टोर करना रहता है। अब इसमें आपको देखिए कुछ पॉइंट टू रिमेंबर दिए गए हैं, याद करने वाले पॉइंट्स। ये आप लोग सब याद कर लेंगे, ये देख लीजिए सभी लोग, इनको याद करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप। ये सारी एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक। इसके बाद आपका ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, ये सारे आपको करवाए जाएंगे ना। आप अभी प्रिपेयर करिए। और ये आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको ये जो भी पढ़ाया गया है इसके बारे में पूरी तरीके से रिवीजन करिए घर पे रह के। और आप जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, आपके क्लास बिल्कुल अच्छी तरीके से रनिंग होंगे। और ये आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपको अच्छे से नोट करना है, पढ़ना है, ताकि आपको कोई भी अभी आपके FA फर्स्ट एग्ज़ाम होंगे तो आपको इसमें बहुत ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।